हेलो एवरीवन, मैं राकेश दहिया आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर, उसका कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और साथ के साथ इसके संगठन और संरचना के साथ हम इस टॉपिक से अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चनों की एक सीरीज भी लेके आएंगे, जो वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके सामने ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्सीलेंस इन ज्योग्राफी विद राकेश दहिया सर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर, आवर एटमॉस्फेयर। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, हमारा वायुमंडल और एटमॉस्फेयर। देखिए हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी धरती के चारों तरफ जो वायु का आवरण है वही हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। ये एटमॉस्फेयर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण पृथ्वी पर टिका हुआ है। बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल ना होने की वजह से वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। चलिए स्टडी करते हैं हमारे वायुमंडल को। देखिए हमारा वायुमंडल की ऊपरी परतें जो हैं उनके अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है और निचली परतों के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। देखिए इसको याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हो। जैसे एरोप्लेन जो है वो आपके हवा में चलते हैं, ऊपर वायु में चलते हैं, तो एरोलॉजी यानी जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत हैं उनको स्टडी करने हैं, उनको अध्ययन करने हैं कि को जो है एरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी जो आपको वायुयान से याद कर सकते हो, एरोप्लेन से याद कर सकते हो, एरोलॉजी यानी एयर में जो चलने वाले आपके वायुयान है, ऊपरी परतों को याद करने के लिए एरोलॉजी। और मेट्रो कहाँ चलती है? मेट्रो चलती है नीचे, तो मेट्रोलॉजी यानी निचली परतों का अध्ययन मेट्रोलॉजी कहलाता है। और ऊपरी परतें जो हैं, वायुमंडल की जो ऊपरी परतें हैं उनका अध्ययन एरोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं वायुमंडल की परिभाषा। वायुमंडल गैसों का गहरा आवरण है जो पृथ्वी को पूर्णतः घेरे हुए है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक बहुत ही गहरा आवरण है जिसमें बहुत सारी गैसें हैं, तो इसे ही आपका वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल जाता है। अगला देखिए, भूतल के निकट वायु सघन होती है, ऊंचाई बढ़ने पर विरल और हल्की हो जाती है। यानी आप कह सकते हो जो जमीन के साथ, भूपृष्ठ के साथ हमारी जो क्रस्ट है, इसके पास जो जमीन के साथ लगती वायु जो है वो डेंस होती है, सघन होती है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है इसकी डेंसिटी कम होती चली जाती है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी गैसों से हमारा वायु का संगठन बना है। देखिए कौन कौन सी गैसें हैं। सबसे पहले आपकी गैसों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी जो सबसे ज़रूरी गैस है जीवनदायिनी गैस, यानी जिसकी वजह से सभी जीव जंतु जीवित रहते हैं, उसकी बात करते हैं, तो वो है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बगैर पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। तो ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है। यह दहन यानी आग लगाने के लिए भी आवश्यक है, कंबशन के लिए ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन ना होती तो आग भी नहीं लग पाती। हमारे वायुमंडल में इसका जो परसेंटेज है वो 20.95% है, यानी आप इसको राउंड में 21% कह सकते हो। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर की गैस है वो है नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल में, पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और अगर ये गैस ना होती तो आग को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। इट्स मीन्स जो आपकी ये है अग्नि है, आपकी फायर है, उसको कंट्रोल कर पाना असंभव होता। इसके अभाव में जीव जंतुओं के शरीर के जो ऊतक होते हैं यानी टिश्यू होते हैं वो बिल्कुल जलकर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी ओजोन। वायुमंडल में 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये थोड़ी मात्रा में मिलती है, लेकिन यही थोड़ी मात्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस परत को एक तरीके से जो है ना हम अपना
सुरक्षा कवच कह सकते हैं पराबैंगनी किरणों के मामले में, जो ना सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको ये वहाँ पर जो है अवशोषित कर लेती है और एक फिल्टर का काम करती है, यानी फिल्टर यानी छलनी का काम करती है। और उस छलनी में से बाकी जो हमारे लिए जो ज़रूरी सूर्य की किरणें हैं वो पहुंच जाती हैं, और अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको ये अवशोषित कर लेती है या रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जो है अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। अगर ये किरणें, ये गैस ना होती, ये किरणें हमारी धरातल तक पहुंच जाती, और इसकी वजह से मनुष्य को बहुत सारे घातक रोग लग जाते हैं, जैसे कैंसर जैसी जो ना घातक बीमारी बहुत सारे लोगों को होती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो CFC है, उसकी वजह से इस ओजोन गैस को जो है ना, इस ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा, इस ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और इसकी वजह से आपको पता है कि ओजोन की वजह से हमारे जो है ना पराबैंगनी किरणों से हमारी जो ना रक्षा होती है, और इसको ऐसे ही नुकसान पहुंचता रहा तो धीरे धीरे जो है ना पृथ्वी पर कैंसर के मरीज बढ़ते चले जाएंगे। तो CFC कहाँ से निकलती है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो AC और फ्रिज में जो गैस डाली जाती है ना, उससे उत्सर्जित होती है, उससे निकलती है। और एक बात और है कि पीछे हमारे जो ना वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया था कि ओजोन लेयर में एक जो ना सुराख हो गया है, एक होल हो गया है। वो होल कहाँ पर है? एंटार्क्टिका में है। और ओजोन लेयर यानी ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 सितंबर को हर वर्ष जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगले देख लेते हैं जलवाष्प, नंबर 4 पे जलवाष्प, वाटर वेपर। ये भी एक गैस है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। जलवाष्प की वजह से ही आपकी जो मौसमी घटनाएं हो पाती हैं, जैसे बारिश होना, हिमवृष्टि यानी स्नोफॉल होना, ये सब। इसकी अधिकतम मात्रा भूमध्य रेखा पर 4% हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जलवाष्प की मैक्सिमम मात्रा जो है वो 4% हो सकती है, और वो कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, पोलर्स की तरफ अगर हम चलना शुरू कर दें, तो जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और ऊंचाई की भी बात की जाए तो ऊंचाई बढ़ते, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा घटती चली जाएगी। इसका लगभग आधा भाग 2000 मीटर की ऊंचाई से नीचे मिलता है। देखिए जलवाष्प कैसे पहुंचता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, पानी उबलता है, तो पानी जब उबल रहा है तो उसके ऊपर से वो स्टीम सी निकलती है, वही है वो भाप बनकर जो उड़ रहा है, उसी को जो हम वाटर वेपर बोलते हैं, जलवाष्प बोलते हैं। अनुमान है कि प्रति सेकंड 1.60 करोड़ टन जो है वो जलवाष्प में बदल जाता है, यानी वाटर वेपर में बदलकर जो है आसमान में चला जाता है, हमारे वायुमंडल में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट गैस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, CO2। इसे हरित गृह गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सौर विकिरण को पृथ्वी तक तो आने देती है, परंतु पृथ्वी जब अपनी, देखिए सौर विकिरण क्या है, सोलर जो रेडिएशन आती है हमारी पृथ्वी तक, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है। ये सूर्य की किरणें जो हमारी पृथ्वी तक आती हैं, उससे हमारी पृथ्वी गर्म होती है, और गर्म होने के बाद वो रेडिएशन जो ना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, यानी एक विकिरण पिंड का काम करती है। धीरे धीरे गर्म होकर फिर वो क्या करती है, जैसे कोई भी चीज़ गर्म है, दूध गर्म कर दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, वो भाप छोड़ता रहेगा और फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। ऐसे ही हमारी पृथ्वी गर्म होती है और धीरे धीरे फिर ये ऐसे ही विकिरण करती है, तो वो उन जो ना लंबी तरंगों को छोड़ती है, दीर्घ तरंगे बोलते हैं इसे। दीर्घ तरंगों के रूप में जो ना इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को जो ना, इस गर्मी को, हीट को रिलीज करती है, और इसे जो है ये गैस अवशोषित कर लेती है। इसकी वजह से जो है आपके वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसी को जो है आप हरित गृह गैस कहते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन की वजह से, यानी आपकी ग्लोबल, इसकी वजह से जो ना आपकी भूमंडलीय ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग ये यही है जो पृथ्वी का औसत तापमान है ना, उसका बढ़ना। औद्योगिक क्रांति से अब तक 10% की वृद्धि हो चुकी है CO2 में। देखो CO2 कहाँ से निकलती है? बहुत सारे व्हीकल से निकलती है, इंडस्ट्री जो लगी हुई है, हमारे उद्योग जो लगे हुए हैं वो धुआं उगल रहे हैं उससे।
तो इंसान बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, आग जलाता है और दूसरे कार्य करता है, धूम्रपान करता है, इनसे CO2 जो है ना रिलीज होती है। हम सब इंसान जो है ना सांस के रूप में जो है ऑक्सीजन लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो इसको कम करने के लिए हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चलिए देखते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, ये गैस है CO2, ठीक है। ये वायुमंडल के चारों ओर अपना मोटा घेरा बना लेती है और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती है और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जाता है। इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल की संरचना। हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो कंपोजिशन तो क्या था, कंपोजिशन किन किन से मिलकर बना हुआ है। जैसे अब हम मान लीजिए हमने जो है चाय बनाई, तो हम चाय का कंपोजिशन पूछने लग जाए तो कैसे बनी चाय। चाय में हमने दूध डाला, चाय में हमने अदरक डाली, चाय में चाय पत्ती डाली, इसके अलावा जो और चीज़ें डाली जाती हैं उनसे मिलकर बनी है, वो हो गया कंपोजिशन। और स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बिल्डिंग बनाई हमने, 1 माला 2 माला 3 माला, यानी फर्स्ट स्टोरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जो है ना वो हमारी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। तो आपका वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1, सबसे पहले जमीन से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो सबसे पहले जो आपकी शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर है, इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो दूसरे नंबर पर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर है। इसके ऊपर आती है तीसरे नंबर पर आपकी मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर, और 4th नंबर पे आपकी आती है तापमंडल या आयन मंडल, इसको थर्मोस्फियर और आयनोस्फियर कहते हैं। देखिए तापमंडल का जो निचला भाग है वो आपका जो है आयन मंडल कहलाता है, इसलिए इसको आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और नंबर 5 पे जो आपका वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर आता है। देखिए सौरमंडल कितनी ऊंचाई तक है। सौरमंडल जो है इसकी अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा के ऊपर। समताप मंडल जो है वो आपका इससे ऊपर 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल होता है। मध्य मंडल जो है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होता है। ताप मंडल या आयनोस्फीयर जो है आपका आयन मंडल जो है वो 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और बाह्य मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर जो आपका बाह्य मंडल होता है। ठीक है, चलिए एक एक लेयर के बारे में अब पढ़ते हैं। फर्स्ट लेयर है आपकी क्षोभ मंडल। देखिए ट्रोपोस्फियर, औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर होती है। इसकी एवरेज हाइट जो है 13 किलोमीटर है। और पोलर के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। देखिए भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि भूमध्य रेखा जो है वो वहाँ पर सूर्य की ऊष्मा पूरा साल गिरती रहती है। सूर्य का तापमान पूरा साल वहाँ पर जो है ना भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है ना वो यानी गर्मी पूरे साल रहती है। सूर्य जो है ना उसकी किरणें सीधी पड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। इस तरीके से हवा के गर्म होकर ऊपर उठने, जैसे आपने धुएं को देखा होगा वर्टिकली ऊर्ध्वाधर ऊपर उठता है, इसे संवहन धारा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे संवहन क्षेत्र या संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। मौसमी सारी घटनाएं यहीं पर होती हैं। मौसम से संबंधित सारी घटनाएं, चाहे बारिश है, चाहे आपकी स्नोफॉल है, सब जो है ना आपके तूफान, आंधी तूफान, सब इसी लेयर में होते हैं, इसी जो है ना आपके मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में। यहाँ पर एक बात और है, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस लेयर में तापमान जो है घटता चला जाएगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इस लेयर में ऊंचाई 165 मीटर बढ़ गई तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। यानी 1 किलोमीटर जाने पर, जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। इस परत की ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम चलती हैं। इसके ऊपर आती है आपकी क्षोभ सीमा। देखिए ट्रोपोपोज, जहां पर जो है आपकी क्षोभ सीमा वो है जहां पर आपका क्षोभ मंडल खत्म होता है और समताप मंडल शुरू होता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यह क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली एक बहुत ही पतली सी परत है जो 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी है। इस परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ वेदर चेंज कहा जाता है। यहाँ पर तापमान गिरना बंद हो जाता है।
यहाँ पर बहुत ही धीमी गति से जो है ना हल्की हल्की हवाएं चलती हैं। हवा और संवेद धाराएं चलनी लगभग यहाँ पर बंद हो जाती हैं। धीमी गति से हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज हवा चलती है, बहुत धीमी गति से, ना के बराबर। देखिए आपको सौरमंडल दिखाता हूँ। ये आपका सौरमंडल, ट्रोपोस्फियर, सौरमंडल। सारी जो आपकी मौसमी घटना यहीं होते हैं, बादल यहीं बनते हैं, बारिश यहीं होती है, आंधी तूफान सब चक्रवात यहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वायु का जो घनत्व है, आपकी गैसों का जो घनत्व हो सबसे ज़्यादा होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी परत की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेयर आपकी समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फियर। 50 किलोमीटर तक, 20 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाली जो ना, अब 20 से 50 किलोमीटर तक जो है आपका स्ट्रेटोस्फियर है। यहाँ पर जेट वायुयान उड़ते हैं। ये उनके उड़ने के लिए बहुत ही आदर्श परत है। हमने देखा था कि जैसे ही आपकी ट्रोपोपोज शुरू होती है, ठीक है, जो आपकी शोभ मंडल की सबसे ऊपरी जो सीमा, शोभ सीमा, वहाँ पर हमने देखा था कि संवहन धाराएं चलनी बंद हो जाती है। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता, कोई मौसमी खलल नहीं होता, किसी भी तरह की जो ना हवाएं नहीं चलती। इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सर्वोत्तम परत है। इसमें वायुयान उड़ते हैं। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम होती है और ध्रुवों पर ज़्यादा होती है। उसका कारण मैंने आपको बताया था, क्योंकि भूमध्य रेखा पर आपकी जो है सौर मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि ध्रुवों पर जो है सौर मंडल की ऊंचाई कम होती है। इस वजह से जो है ना समताप मंडल की जो ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कम होती है और ध्रुवों पर ज़्यादा होती है। 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। इसमें ओजोन परत जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, उनसे हमारे को बचाती है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण परत है, जो हमारे को सूर्य से आने वाली उन खतरनाक किरणों से बचाती है, उनको अवशोषित कर लेती है या रिफ्लेक्ट कर देती है यहाँ से। ठीक है, ओजोन की देखिए, अब समताप मंडल की बात हो रही, तो एक बात और कहूँगा, आपने कभी कभी वायुयानों को उड़ते हुए देखा होगा, तो उसके पीछे एक पूंछ सी दिखाई देती है, सफ़ेद पूंछ सी, और वो वायुयान जो है ना आपका एरोप्लेन काफ़ी आगे चला जाता है तब भी वो दिखाई देती रहती है काफ़ी समय तक। तो वो क्यों दिखाई देती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बारी जो ना विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, ये इसलिए दिखाई देती है, ये जो जेट आपके इंजन होते हैं, यानी वायुयानों के जो इंजन होते हैं, उनसे निकली हुई नमी होती है, उनसे निकला हुआ मॉइस्चर होता है। और क्योंकि यहाँ हवाएं नहीं चलती, बहुत धीमी गति से चलती हैं, इसलिए वो फैल नहीं पाती, तो धीरे धीरे फैलती हैं। कभी ध्यान से देखना, आसमान में वो धीरे धीरे फैलेंगी, तो इस वजह से वो हमारे को दिखाई देती हैं। समताप सीमा, जो समताप मंडल है आपका, स्ट्रेटोस्फियर है, इसकी जो ऊपरी सीमा है उसको स्ट्रेटोपोज कहते हैं। ये समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा है। ठीक है, ओजोन की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है, और इस परत में, यहाँ पर स्ट्रेटोपोज में, यहाँ पर मोतियों के अभाव वाले दुर्लभ बादल, पल्स क्लाउड जो ना कभी कभी दिखाई देते हैं। इसलिए यह पट्टी मुक्त मेघों की जननी कहलाती है। देखिए, आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। ये है आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, सबसे ऊपर यह समताप मंडल में जो है 20 से 50 किलोमीटर तक जो है ना आपकी ओजोन गैस पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से जो है ना, इसमें मैंने बताया था एंटार्क्टिका के ऊपर एक छिद्र भी हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेयर की तरफ चलते हैं, स्टडी करते हैं अपनी नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर आपकी मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो है आपकी, इसका विस्तार 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक है। इस परत में वायुमंडल का सबसे कम तापमान पाया जाता है, सबसे कम तापमान इसी परत में पाया जाता है। ग्रीष्म काल में मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में यहाँ निशादीप्ति मेघ दिखाई देते हैं। इस परत की एक खास बात और ये है कि इस परत में जो वायुमंडल में हमारे जो है अंतरिक्ष से आने वाले जो भी उल्कापिंड है ना, मिटियोर्स हैं, वो यहीं आकर नष्ट होते हैं। तो एक तरीके से ये परत हमारे को उन उल्कापिंडों से सुरक्षा करती है। तो उल्कापिंडों के मामले में ये परत हमारा सुरक्षा कवच है। ऐसा आप कह सकते हो कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो है आपका मेसोस्फीयर है उल्कापिंडों के मामले में। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उल्कापिंडों से रक्षा हमारी कौन सी वायुमंडल की परत करती है, तो वो आपकी मध्य मंडल है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य मंडल सीमा कहा जाता है। ये मध्य मंडल और तापमंडल के बीच है।
ये है आपका मध्य मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यहाँ पर देखिए ये आपके मेटियोर्स आते हैं यहाँ पर और यहीं पर आकर नष्ट हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर जो है ना फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उस घर्षण की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जिसकी वजह से इसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आकर जो है ये नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगली लेयर की तरफ चलते हैं, अगली लेयर को पढ़ते हैं। अगली लेयर है आपकी तापमंडल या आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल, ठीक है, थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर। 80 से 640 किलोमीटर तक ये परत है। इसमें तापमान 1480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तापमंडल के निचले भाग में स्थित 360 किलोमीटर मोटी परत को आयन मंडल कहते हैं। यानी 80 से 420 किलोमीटर तक जो है आपका आयनोस्फीयर है, आयन मंडल है। आयन मंडल पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहती है। यानी आपका जो संचार, आपने देखा होगा कभी कभी आपने अगर सेटअप बॉक्स लगा रखा है और मौसम खराब है तो उसकी वजह से आपके सेटअप बॉक्स में लिखा आता है नो सैटेलाइट सिग्नल। वो नो सैटेलाइट सिग्नल के देखिए वो जो सिग्नल हैं वो जो है ना ये पृथ्वी से भेजी गई जो रेडियो तरंगे हैं उनको परावर्तित करती है ये आयन मंडल यहाँ से। और जब नीचे जब मौसम खराब होता है निचली लेयर में, क्षोभ मंडल में, वहाँ आंधी तूफान वगैरह स्थिति हो जाती है तो उसकी वजह से वो उन तरंगों को हमारे सेटअप बॉक्स तक नहीं पहुँचने देती, जिसकी वजह से नो सिग्नल लिखा आता है। आयन मंडल में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। ये पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर विद्युत आयन जो है ना आवेशित होकर विद्युत चुंबकीय घटना को जन्म देते हैं। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना कहा जाता है, जिसके कारण लाल, हरे, सफ़ेद रंग का प्रकाश हमारे को दिखाई देता है। इसे ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पे इसे जो है उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी ध्रुव पे इसे दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसको जो है उत्तरी ध्रुव पे ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पे इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण घटना भी इसी जो है परत के अंदर होती हैं। चलिए देखते हैं इसका पिक्चर। ये आपका आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर ऊंचा। यहीं पर आपके ध्रुवीय जो आपके सैटेलाइट होते हैं, पोलर सैटेलाइट जो होते हैं, उनको भी यहीं पर स्थापित किया जाता है। आमतौर पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पोलर सैटेलाइट को कौन सी परत में जो है स्थापित किया जाता है, तो उनको जो है आपके तापमंडल या अगर तापमंडल ना दे रखा हो तो आयन मंडल में लगभग जो है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको स्थापित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने 5वीं परत जो सबसे बाह्य परत है, सबसे भारी परत है, इसको बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी 5वीं परत है जो 640 किलोमीटर से ऊपर फैली हुई है। यहाँ पर वायु बहुत ही विरल हो जाती है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में जो है ना कहीं विलीन हो जाती है, तो पता ही नहीं लगता कब विलीन हो जाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर पता लगा है कि जो 2000 किलोमीटर से ऊपर वाला वायुमंडल का हिस्सा है उसे चुंबकीय मंडल कहते हैं, यानी मैग्नोस्फेयर के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए ध्यान करते हैं अपना आगे। ये आपकी आयन मंडल है और इसके ऊपर देखिए ये बाह्य मंडल है, यहाँ हीलियम वगैरह जो है ना आपकी गैसें मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। अगर आपने इन क्वेश्चनों को जो है ना अच्छी प्रकार से याद कर लिया तो किसी भी तरह की परीक्षाओं में आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वायुयानों के उड़ने के लिए सबसे आदर्श परत कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं आपके, ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी तापमंडल और डी आयन मंडल। तो कौन सी परत है जिसमें आपके वायुयान उड़ते हैं? मैंने आपको बताया था कि किस परत में वायुयान उड़ते हैं। वायुयान उड़ते हैं आपके समताप मंडल में। राइट आंसर आपका समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मौसमी खलल नहीं होता, किसी भी तरह की मौसमी घटना यहाँ पर नहीं होती, जिसकी वजह से और बहुत ही क्षीण जो है ना हवा चलती है। इस वजह से यहाँ पर जो है ना ये परत वायुयानों के उड़ने के लिए बहुत ही आदर्श होती है, इसलिए सारे वायुयान यहीं पर इसी परत में उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वायुमंडल की कौन सी परत है पृथ्वी की ओर से भेजी गई रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पुनः पृथ्वी पर भेज देती है? देखिए कौन सी परत है जो
पृथ्वी की ओर से जो भेजी गई रेडियो तरंगें होती हैं, आपकी रेडियो वेव्स जो होती हैं, उनको वापस जो ना पृथ्वी पर भेज देती है। ऑप्शन है ए समतापमंडल, बी मध्यमंडल, सी तापमंडल और डी क्षोभ मंडल। तो कौन सी परत है जिसमें ऐसा होता है जिसकी वजह से पृथ्वी पर संचार व्यवस्था बनी रहती है? आप यहाँ पर अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं, अपना कॉपी पेन लेके जो ना उसको इन क्वेश्चनों के आंसर लिख सकते हैं, ऑप्शन लिख सकते हैं कि कौन सा ठीक है अपनी तरफ से, क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है अभी इसमें। तो और अगर आपने पहले भी ये टॉपिक अपना तैयार कर रखा है तो आप यहाँ से जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है तापमंडल का निचला भाग, जिसे हम आयन मंडल कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं। वहाँ पर ही जो है ना ये सारी घटनाएं होती हैं, पृथ्वी से भेजी गई जो रेडियो तरंगें हैं वापस वहाँ से परावर्तित कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर संचार व्यवस्था चलती रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? आपका जो ट्रोपोस्फीयर है उसकी एवरेज हाइट पूछी गई है, कितनी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 8 किलोमीटर, बी 13 किलोमीटर, सी 18 किलोमीटर, डी 50 किलोमीटर। देखिए कौन सी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है? तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या है आपका। राइट आंसर है 13 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था जो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है 8 किलोमीटर होती है, और भूमध्य रेखा पर यह बढ़कर जो है 18 किलोमीटर चली जाती है। सी ऑप्शन जो है 18 किलोमीटर वो भूमध्य रेखा के लिए है और 8 किलोमीटर ध्रुवों पर होती है, और बी ऑप्शन जो है वो एवरेज हाइट है यानी औसत ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन परत वायुमंडल में किस ऊंचाई पर पाई जाती है? ओजोन हमने अभी पढ़ा था कि ओजोन जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको हमारे तक नहीं पहुंचने देती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हैं। ए 8 से 10 किलोमीटर, बी 83 से 90 किलोमीटर, सी 78 से 80 किलोमीटर और डी 20 से 50 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका देख लेते हैं क्या है। राइट आंसर है आपका डी 20 से 50 किलोमीटर। हमने पढ़ा था कि 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। जैसे जैसे इसमें हाइट बढ़ती जाती है तो ओजोन गैस का सांद्रण जो है ज़्यादा होता जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की किस परत में ध्रुवीय ज्योति के दर्शन होते हैं? या ये ध्रुवीय ज्योति जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है, उत्तरी ध्रुव पे उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी ध्रुव पे दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। तो इसके दर्शन कौन सी परत में होते हैं? मैंने आपको बताया था ये जब मैं परतों को स्टडी करवा रहा था उस टाइम पे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए समतापमंडल, बी मध्यमंडल, सी तापमंडल और डी क्षोभ मंडल। तो राइट आंसर क्या है? आप अपना आंसर लिख लें एक एक क्वेश्चन का। आप देखिए कि लास्ट में आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हैं। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। राइट आंसर है आपका तापमंडल, यानी ये आपका आयनोस्फीयर है। तापमंडल में जो सबसे निचला हिस्सा है 80 से 420 किलोमीटर तक, इसे आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल कहते हैं। यहाँ पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन आवेशित होते हैं और उनकी वजह से एक रोशनी दिखाई देती है, एक लाइट दिखाई देती है, हरे लाल रंग का जो प्रकाश हमारे को दिखाई देता है, उसी को जो है ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल की किस परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? देखिए ऑप्शन है आपके। ए समतापमंडल, बी मध्यमंडल, सी तापमंडल और डी क्षोभ सीमा। किसे कहा जाता है मौसमी परिवर्तन की छत? आंसर देख लेते हैं आपका। आंसर है आपका क्षोभ सीमा। देखो हमने बताया क्षोभ सीमा क्या है, जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, उसकी सबसे ऊपरी उसका सबसे ऊपरी हिस्सा यानी जो लास्ट जब खत्म होती है तो आपकी क्षोभ सीमा आती है। ठीक है, इस क्षोभ सीमा को ही जो है मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। जैसे आप देखिए कि हम बात कर रहे हैं, हम लेयर को पढ़ा हमने, तो स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, तो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। तो पहली मंजिल जो आपकी क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल का फर्श और क्षोभ मंडल की फिर जैसे उस कमरे का फर्श हो गया और फिर छत होगी, तो ऐसे ही निचला हिस्सा और सबसे ऊपरी हिस्सा जो ना किसी भी रूम का जो ना छत होती है, तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो ना वो क्षोभ सीमा है। यहीं पर मौसमी परिवर्तन की इसे छत कहा जाता है, यानी वेदर चेंज जो है इसको वेदर रूफ ऑफ वेदर चेंज के नाम से इसको इंग्लिश में बोलते हैं, रूफ ऑफ वेदर चेंज के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान गिरने की सामान्य ह्रास दर क्या है? ताप के गिरने की यानी तापमान के गिरने की किस दर से जो ना तापमान नीचे आता है क्षोभ मंडल में? आपको पता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है क्षोभ मंडल में यानी निचली परत में जो ना ऊंचाई बढ़ने पर तापमान गिरता है, इससे ऊपर समताप मंडल में तापमान जो है ना ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। फिर तीसरी लेयर में फिर आपके मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान गिरता है, चौथी लेयर में फिर जो है तापमान बढ़ता। तो ऐसे चलता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है, इस प्रकार से चलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं ए 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 किलोमीटर, 1 डिग्री सेल्सियस 105 मीटर, डी ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस 65 मीटर। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या है इसका, आप भी चेक कर लीजिए क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर करवाया भी था। तो राइट आंसर है ए 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। यानी अगर आप क्षोभ मंडल में धरातल से 165 मीटर ऊपर चले जाते हो तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। मान लीजिए धरातल पर आप धरती के तल पर आप खड़े हो और वहाँ पर जो है आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और आप 165 मीटर ऊंची किसी एक जो है बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हो तो वहाँ पर तापमान घटकर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, यानी नीचे 20 था तो वहाँ पर 19 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड किस ऊंचाई तक पाई जाती है? जो CO2 है उसको हम किस ऊंचाई तक जो ना फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑप्शन है ए 90 मीटर, बी 90 किलोमीटर, सी 110 किलोमीटर, डी 165 किलोमीटर। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं क्या है इसका। राइट आंसर है आपका 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वायुमंडल में आपकी CO2 मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, इससे ऊपर CO2 नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए एरोलॉजी, बी मेट्रोलॉजी, सी एटमोसोलॉजी और डी नन ऑफ दीज। अब किस मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था वायुमंडल की निचली परतों के अध्ययन को, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जो है मेट्रो नीचे चलती है तो निचली परतों के अध्ययन को, आंसर देख लेते हैं, देखिए मेट्रोलॉजी कहा जाता है। निचली परतों के अध्ययन को मेट्रोलॉजी, क्योंकि मेट्रो नीचे चलती है तो निचली परतों के अध्ययन को मेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं आपके क्या है। ए एरोलॉजी, बी मेट्रोलॉजी, सी एटमोसोलॉजी और डी नन ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था निचली परतों के अध्ययन को मेट्रो नीचे चलती है, ट्रिक बताई थी, और वायुयान आपके ऊपर उड़ते हैं, एरोप्लेन ऊपर उड़ते हैं, तो ऊपरी परतों के अध्ययन को एरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका एरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? जो सबसे नीचे है। ए क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, बी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, सी मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर और डी आपका ताप मंडल यानी थर्मोस्फियर। तो सबसे निचली परत जो हमारे चारों तरफ सबसे पहले जब आप धरातल से ऊपर की तरफ जाओगे तो सबसे पहली परत कौन सी है? तो राइट आंसर है आपका क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, जिसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, वो आपकी क्षोभ मंडल है जो धरातल के साथ लगती हुई पहली परत है वायुमंडल की, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वायुमंडल की किस परत की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है? वायुमंडल में ऐसी कौन सी परत है जब गर्मी बढ़ने पर उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, बी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, सी मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर और डी ताप मंडल यानी थर्मोस्फियर। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा है। राइट आंसर आपका क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर। मैंने आपको बताया था इसमें ऊंचाई जो है ना वो बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया था, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। वो उसका कारण क्या होता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र गर्म होते हैं, इसलिए इसकी ऊंचाई यहाँ पर ज़्यादा होती है। इसके विपरीत जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी कम होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार जो ना कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ओजोन मापक, बी आर्द्रता मापक, सी डॉप्सन यूनिट और डी इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत की मोटाई को मापने की जो इकाई है वो है आपकी
सी डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट होती है जिसमें जो है ना ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, यानी ऐसी परत कौन सी जिसमें टेम्परेचर सबसे कम हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए मध्यमंडल, बी तापमंडल, सी सौरमंडल और डी इनमें से कोई नहीं। तो किस परत में सबसे कम तापमान मिलता है वायुमंडल का, आंसर चेक कर लेते हैं आपका क्या है। आंसर है आपका ए मध्यमंडल। मध्यमंडल में तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, ISS इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन है, ए 150 किलोमीटर, बी 400 किलोमीटर, सी 1000 किलोमीटर और डी 80 किलोमीटर। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय जो आपका अंतरिक्ष स्टेशन है ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है बड़ी तेज़ी से, और इसको किस ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, तो ये देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। तो राइट आंसर है इसका लगभग 400 किलोमीटर, जो आपका आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर हमने आयनमंडल पढ़ा था, 80 से 420 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है तापमंडल के इस हिस्से को आयनमंडल कहा जाता है, आयनोस्फीयर कहा जाता है। तो यहीं पर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16, कृत्रिम उपग्रहों को वायुमंडल की किस परत में स्थापित किया जाता है। जो आपके सैटेलाइट होते हैं, देखो एक तो होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जैसे नेचुरल सैटेलाइट जैसे अर्थ का है मून, लेकिन कृत्रिम जो हमने यहाँ पर उपग्रहों को बनाया है वैज्ञानिकों के द्वारा, उनको हम पृथ्वी के जो है ना कक्षाओं में स्थापित करते हैं। तो उसे कौन सी लेयर में स्थापित किया जाता है, जिनसे जो है ना हमारे इन उपग्रहों से आपको पता है कि हमारे को मौसम की और दूसरी चीज़ों की जानकारी मिलती रहती है, डाटा मिलता रहता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, बी समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, सी मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर और डी वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं क्या है। राइट आंसर है आपका वायुमंडल। तो पृथ्वी की जो सबसे वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत है, 5वीं परत जिसको वायुमंडल कहा जाता है, 640 किलोमीटर से ऊपर, उसमें इसको स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी आर्गन। तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है। हमने जब गैसों का हमारी जो वायुमंडल का संगठन पढ़ रहे थे तो गैसों के बारे में पढ़ा था, तो आपने अपने राइट आंसर को जो ना लिख लिया होगा या टिक कर लिया होगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है, 78%। हमारी जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस यही है, 78% पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ती जाती है, बी घटती जाती है, सी स्थिर रहती है या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जलवाष्प की मात्रा जब वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हो, हाइट बढ़ती जाती है, तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं क्या है। राइट आंसर है आपका बी घटती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घटती जाएगी। तो जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा जो है धरातल के नज़दीक रहती है, यानी वायुमंडल की जो क्षोभमंडल सबसे पहली परत है उसमें निचले हिस्से में सबसे ज़्यादा जो है जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वो घटती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है। आप भूमध्य रेखा पे खड़े हैं, इक्वेटर पे खड़े हैं और आप पोलर जो है ना पोल्स की तरफ जो है ना पोलर रीजन की तरफ आप जा रहे हो, यानी पोल्स की तरफ जा रहे हो, तो वहां पर जलवाष्प की मात्रा में क्या चेंज आएगा। बढ़ेगी, ए बढ़ती जाती है, बी घटती जाती है, सी स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या परिवर्तन आता है ये भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था जलवाष्प के बारे में जब मैं आपको लोगों को बता रहा था उस टाइम पे। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं क्या है। राइट आंसर है आपका बी घटती जाएगी। जैसे जैसे भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था, भूमध्य रेखा पर जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा हो सकती है 4% तक, ठीक है। और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो जलवाष्प की मात्रा घटती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का।
निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग शून्य हो जाती है। यानी आपके जो है ना 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भाई कौन सी ऐसी ऊंचाई है जिस पर ऑक्सीजन लगभग खत्म हो जाती है, नगण्य हो जाती है। तो ऑप्शन ए है, ए 80 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सी 120 किलोमीटर और डी 200 किलोमीटर। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं, इसका क्या है। राइट आंसर है इसका सी 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर जो है वायुमंडल में आपकी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, लगभग उसकी मात्रा शून्य हो जाती है। ये था हमारा इस वायुमंडल से संबंधित टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और सबसे पहले हमारी वीडियो पाने के लिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें, यानी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक जो ना लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।